Hello friends, welcome back to the tetrahedron chemistry classes. So guys, in today's class I am going to discuss very important periodic property, and the name of the periodic property is the electronegativity, right? So though guys, you can find various numbers of based on this topic electronegativity in the YouTube. But in today's lecture, I am going to discuss some very important properties and applications of the electronegativity, right? Which actually are difficult to find every now and then. Okay, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस पे बात करने वाले हैं. एंड बिफोर गोइंग इनटू द एप्लीकेशन, आई विल डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड सी electronegativity and different types of the scales. See, this topic is very important for your IIT JAM examination, right? So though a direct question or say in your CSIR net and gate is not there in from this particular topic electronegativity, लेकिन मैंने देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है बिकॉज द स्केल्स गिवन्स इन द डिफरेंट बुक्स आर एक्चुअली इन द डिफरेंट फॉर्म्स. कहीं पे एक ही फॉर्मूला अलग तरीके से लिखा है, दूसरा डिफरेंट तरीके से लिखा है. देन द स्टूडेंट फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग. So in today's class, I will discuss that electronegativity concept and little more about the factors affecting the electronegativity, and if time permit, then I'll go to the scales and the applications also in the today's lecture only. ठीक है. और मैं कोशिश करूंगा कि आज से मैं थोड़ा सा इस तरह की जो बेसिक लेक्चर्स हैं इनका जो लेंथ है 20-25 मिनट्स 30 मिनट्स से ज़्यादा ना हो, राइट? तो इसको पार्ट्स पे भी मैं बनाऊंगा, तो आप पार्ट्स को जरूर फोकस करें. और इस तरह के क्वेश्चन अगर मैं पार्ट्स में बनाऊंगा तो हर दिन मैं इनको देख के पहले कंप्लीट करूंगा. जैसे एक पार्ट आज आ गया, एक आपका कल आ जाएगा, कुछ इस तरीके से देखेंगे. सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में एक बात तो आप सीधे सीधे जान लें, इट्स अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसका कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है. अभी भी रिसर्च एक्चुअली में इस पे बहुत ज़्यादा चल रही है कि क्या स्केल अपनाया जाए, किस तरीके से हो जाए, लेकिन कोई सक्सेस एक्सपर्ट्स को, साइंटिस्ट को इसमें मिल नहीं पा रही है. ओके, तो जो भी पुराना अवेलेबल है उसी के हिसाब से हम चलते हैं. बट रिमेंबर, इट्स अ रिलेटिव प्रॉपर्टी. और रिलेटिव प्रॉपर्टी क्यों हो सकती है, इसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली योर दिस electronegativity, right? So see, definition is quite simple. Electronegativity is the power of an atom to attract the electron pair, shared pair of electron towards itself, right? So if I can write the correct definition, then so electronegativity is the property, or you can say the power of an atom to attract shared pair of electrons towards itself, right? तो ये प्रॉपर्टी आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल और आपका जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो इंडिविजुअल एटम के लिए डिफाइंड है, जबकि ये प्रॉपर्टी आपके मॉलिक्यूल्स के केस में आती है, राइट? तो मैं क्यों इसको रिलेटिव कह रहा हूं, यू कैन सी अ वेरी क्विक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल से अभी आप आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सी, फ्लोरीन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आप मानते हैं पीरियोडिक टेबल में, होता नहीं है. वैसे नियन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इससे ज्यादा होता है. ले और ऐसे ही आप चलें तो आपको लगेगा कि हेलोजेंस के, सॉरी, जो इनर्ट गैसेस हैं इनके थोड़ा सा जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा है, लेकिन उनको हम डिस्कस ले नहीं करते बिकॉज दे नेवर फॉर्म कंपाउंड्स, राइट? तो कंपाउंड तो नेवर तो नहीं कहेंगे, मतलब जनरली वो कंपाउंड नहीं बनाते हैं, तो इसलिए उनको एक्सक्लूड करके चलते हैं. लेकिन नियन का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, ये आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए. तो फ्लोरीन के लिए जो असाइन किया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सबसे ज्यादा असाइन किया गया है, दैट इज 4.0. अब मैं इसको रिलेटिव बोल रहा हूं. देखिए 4.0 कैसे हो सकता है, देखिए, क्योंकि अगर H और F है तो यहां पे इसको 4.0 आपने ले लिया. अब मान लीजिए कहीं पे आपका OF2 बन रहा है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, तो यहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हेन इट कंपेयर्स टू द हाइड्रोजन.
तो इनके जब हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करेगी। तो फ्लोरीन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एफ एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एच एफ में भी इतना ही हो और ओ एफ टू में भी इतना हो। दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, और रिलेटिव प्रॉपर्टी है इसलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू एकदम से दी नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं कि किस तरीके से वैल्यूज इसकी ली जाए। सो दिस इज अ वेरी सिंपल केस। सो अगर आप देखें कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आता है, तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। देखिए, इफ आई हैव this particular molecule hydrogen and it is bonded with a hydrogen, so this is the shared pair of electron। लेकिन अगर आप इसका क्लोज इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए एक हाइड्रोजन लगा दिया एंड नेक्स्ट हाइड्रोजन इज हेयर, ओके, एंड इफ यू सी द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम हेयर देन यू विल फाइंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड वुड बी जस्ट लाइक दैट, ऐसे करके होगा, एंड इट वुड बी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो आपके हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। दीज बॉन्ड्स आर द एक्चुअली योर नॉन पोलर बॉन्ड्स। बट इफ यू सी द डिफरेंट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस एच एफ, ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग दैट एच एफ मॉलिक्यूल, तो इस एच एफ मॉलिक्यूल को अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज एक्चुअली मोर टूवर्ड्स द फ्लोरीन एटम, ओके। तो फ्लोरीन एटम की तरफ को ज्यादा शिफ्ट रहता है, और कन्वेंशनली ऐसा कह दिया जाता है सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर शिफ्टेड टूवर्ड्स द फ्लोरीन एटम, तो इसके ऊपर एक आपका जो है छोटा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा इज अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, राइट? व्हाई दिस मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी स्मॉल? बिकॉज ओनली द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज टेकिंग प्लेस, okay, but the electron is still present in between these two atoms actually. So remember one thing, the electron would remain in their orbital as such, right? They will not leave, the electrons will not leave their molecular orbitals, right? And only the slight shifting of the electron cloud will take place. तो अब ये नेगेटिव आ जाएगा, तो आपको मालूम है कि जो बॉन्ड लेंथ है कि छोटा सा डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आपका एक डेल्टा पॉजिटिव भी आ जाएगा। तो अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पॉलिंग्स ने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हो रहा है। इसके लिए पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको दिया हुआ है। तो अगर मैं उस कंसेप्ट की, बिकॉज आई एम एक्चुअली आई वांट टू गिव यू द एवरी डिटेल associated with this electronegativity concept, so I'm taking each and everything. So for example, I am having this AB, right? Say this is my AB molecule, okay? So what will happen, or say you can see your A is H and B is your F, ऐसा भी ले सकते हैं, HF भी ले सकते हैं। तो इसको बहुत सिंपल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लीजिए ये मॉलिक्यूल बना है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देन डेफिनेटली देयर वुड बी अ molecular orbital. Psi is the molecular orbital of this HF molecule, or say this AB molecule, right? And how this will form? This will form by the linear combination of the wave function of this is psi A, right? Psi A क्या है? जो atomic orbital A है इसका wave function है, okay? और ये बना कैसे है? It would be then linear combination bonding की अगर मैं बात करूं, okay? तो ये किससे बना है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई बी के, इन दोनों से मिलके ये बना है, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से। एंड व्हेन दिस हैपेंस, राइट, तो क्या होता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी होता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, ओके। तो अब देखिए ये कांस्टेंट की वैल्यू, इफ दिस कांस्टेंट इज दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट अगर इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है, रिमेंबर इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, राइट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा इनके बीच में ये ज्यादा शिफ्ट बी की तरफ रहेगा। से मान लीजिए आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया। व्हेन दिस कांस्टेंट इज हैविंग द वैल्यू ग्रेटर देन 1, देन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट एटम बी, दैट मीन टुवर्ड्स द फ्लोरीन हेयर इन दिस पर्टिकुलर केस, सो इट विल गेट अ नेगेटिव चार्ज, ओके। इलेक्ट्रॉन तो पोलराइजेशन बॉन्ड का इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, अगर ये वैल्यू 1 से कम होगी तब इलेक्ट्रॉन दूसरी की तरफ शिफ्ट होगा। सो दिस इज द लिटिल पिक्चर एक्चुअली, ओके, विच आई वांट टू गिव यू। तो ऐसा जब होता है इस तरीके से, तभी तो आपके बॉन्ड को आयनिक करेक्टर भी मिलता है। क्या मिलता है इसको? आयनिक करेक्टर मिलता है। आगे हम सॉल्व करेंगे इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस भी कि किस तरीके से आपके ये आयनिक करेक्टर आता है और कैसे हम हेनी इक्वेशंस इसके लिए यूज करते हैं, ये सब हम दिखेंगे, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो जनरली तो कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉल शिफ्ट है, डेल्टा नेगेटिव मान लो, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो दिस इज एक्चुअली द पिक्चर ऑफ योर से
electronegativity and this is the definition of the electronegativity and the basic concept. अब इसके बाद ये हो सकता है, देखिए डिफरेंट स्केल्स हैं, स्केल्स को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जिनसे कि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो सकती है. सो आई एम डिस्कसिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो आई एम राइटिंग EN हियर. ओके, तो इसको आप ध्यान देंगे आराम से. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको जल्दी से डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल अप्लाई दैट दोस फैक्टर्स. सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर वन आपके लिए बिल्कुल सिंपल है. आपका जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, सो आई एम राइटिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज EN एंड दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम. ये आपको पता होना चाहिए भाई, एटम का साइज जितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम हो जाएगी. इनवर्स रिलेशन है. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि साइज बड़ा होने से, मान लीजिए इसको ऐसे ले लेते हैं, यहां कहीं पे एक न्यूक्लियस है N और ये पर्टिकुलर रेडियाई है, तो ये डिस्टेंस है इनके बीच की. लेकिन अगर मान लीजिए बीच में कोई न्यूक्लियस है और इसकी साइज में खूब बड़ा कर दूं तो ये डिस्टेंस होता है. ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की या जो न्यूक्लियर चार्ज की पोजीशन होती है, वैल्यू होती है, कम होती चली जाती है. तो ये न्यूक्लियर, अब मान लीजिए इसने कोई इलेक्ट्रॉन छोटे इसने इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने हैं, राइट. सो व्हाट विल हैपन, द न्यूक्लियस विल एक्चुअली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ फ्रॉम दिस स्मॉल डिस्टेंस. बट जैसे ही अगर मान लीजिए कि ये बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स यहां से अट्रैक्ट करने हैं, तो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से प्रोटॉन्स जो है पॉजिटिव चार्ज की, इनकी पावर थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि शील्डिंग वगैरह इलेक्ट्रॉन्स की होने लगती है. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी शील्डिंग करने लगते हैं. तो ये दूसरे को फिर आपका अट्रैक्ट इतनी स्ट्रांगली नहीं कर सकता. तो आप याद रखेंगे, वेन एवर द साइज इंक्रीजेस फॉर द एटम, योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल डिक्रीज. तो एक तो ये फैक्टर आपको जरूर पता होना चाहिए. और इसी से ही रिलेटेड जो दूसरा फैक्टर भी आप देखेंगे, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, सो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब इसको साइज तो साथ हो गया. तो दूसरी चीज इसी में, क्योंकि मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज की भी बात कर दी, योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, एंड दैट वुड बी एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर. तो Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये है न्यूक्लियर चार्ज. आई एम राइटिंग NC फॉर दिस वन. एंड न्यूक्लियर चार्ज मीन्स दैट मीन द प्रोटॉन्स प्रेजेंट. तो जितने ज्यादा प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में होंगे, इफ यू आर कंपेयरिंग टू स्पीशीज, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. तो ये कंसेप्ट आपका हमेशा हमेशा काम आता है. इसको भी हम आगे कहीं पे अप्लाई जरूर करेंगे. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द सेकेंड फैक्टर. एंड यू कैन सी माई थर्ड फैक्टर. तो यहां से आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन. आपको मालूम है कैटायन इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज. सो इफ यू आर कंपेयरिंग से टू स्पीशीज, फॉर एग्जांपल you are having that platinum 2 positive, right, and then you are having platinum 4 positive. ओके, तो जिसमें जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी. तो इस केस में प्लेटिनम 4 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है. एंड द रीजन इज क्वाइट सिंपल. देखिए मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि बीच में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड करते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, इसलिए बाहर वाले को ये कम, दूसरे बॉन्ड से कम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 पॉजिटिव है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन अंदर थे ये आपके निकल चुके हैं. 4 पॉजिटिव का मतलब दैट प्लैटिनम actually has lost 4 electrons. So electrons are less, so there would be less shielding of the outermost electron. That means the nuclear charge would be more effective in that 4 positive. So it will attract the electron cloud towards itself more strongly. So it will have the higher electronegativity. This is something very very special and very very important. जबकि Pt2 platinum 2 positive में 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकले हैं, still some actually shielding would occur by the inner electrons. So इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा when you compare to the platinum 4 positive. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट भी कम करेगा, तो इसका आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी कम होगा. दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली यू कैन कंपेयर अदर स्पीशीज ऑल्सो. इफ यू हैव द कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, राइट, और आपके पास कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के साथ से कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में भी बनता है, तो इसमें चार्ज इसका ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. दिस इज वेरी वेरी स्पेशल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड देन देयर कम्स माय नेक्स्ट फैक्टर, राइट. सो व्हाट इज दैट फैक्टर?
तो उस फैक्टर में अगर आप देखेंगे, तो यहां पे मैं देखता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन, सॉरी चार्ज ऑन एनायन, नॉट कैटायन, ओके, राइट। एनायन की बात करेंगे, एनायन आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ऑब्वियस है जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैटायन के है तो एनायन की तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, मान लीजिए आपका एक ये बन गया O2 नेगेटिव और दूसरा आपका बन गया O2 2 नेगेटिव, ओके। तो चार्ज किस पे ज्यादा है? 2 नेगेटिव पे ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, जिसके ऊपर 1 नेगेटिव है उसकी ज्यादा हो जाएगी। अगेन यू कैन गिव द सेम एक्सप्लेनेशन। 2 negative means extra 2 electrons are there in the oxygen right now, okay, in this actually peroxide, this is peroxide, right? So इस peroxide में क्या है? extra 2 electron है, and these 2 electron will do the shielding of that nuclear charge. तो nuclear charge क्या हो जाएगा? ज्यादा इनमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी दूसरे इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ओके। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम कंसेप्ट है, यहां पे भी आप वही न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे जो बढ़ जाएगा 4 पॉजिटिव में, और यहां सॉरी हायर चार्ज में बढ़ जाएगा, और यहां पे हायर चार्ज में वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो चार्ज पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उल्टा, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, चार्ज उतना ही रहेगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इसको अट्रैक्ट करने की पावर कम हो जाएगी। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू विल ऑलवेज कीप इन माइंड, ओके। सो दिस इज माय फोर्थ और फिफ्थ फैक्टर, वट एवर इज देयर। And then again a very very important aspect, that is the state of the hybridization. Guys, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी वजह से बहुत सारे स्पेशल ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज एकदम से चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। से अगर आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या हो सकता है, यू कैन हैव योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, देन यू कैन हैव योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देन यू कैन हैव योर sp हाइब्रिडाइजेशन। ये 3 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन अगर आपके पास है, तो यहां से आपको पता चलता है कि इसमें s करेक्टर कितना हो सकता है। तो देखिए, क्योंकि टोटल 100 बनना है ना, तो 100 में से ये 1:1 के रेशियो में है, तो इसमें 50% आपका s करेक्टर होगा, राइट, और 50% p करेक्टर होगा, राइट। इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। अब sp2 को अगर आप देखेंगे तो 1:2 का रेशियो है, तो ऑब्वियसली 100 इसने बनना है, तो इसमें s करेक्टर जो हो जाएगा वो 33.33% हो जाएगा। ये sp3 है, 1:4 का रेशियो है, 3 पार्ट इसका ज्यादा है, तो इसको सिंपल रेशियो में अगर आप लेंगे तो 25% s करेक्टर किसके पास है? sp3 के पास है। तो जहां जितना ज्यादा s करेक्टर होगा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। हायर द s करेक्टर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और इन द आयन, राइट, हायर वुड बी इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इन दैट केस योर sp hybridized atom would have highest electronegativity followed by the sp2 एंड देन दिस वन। ऐसे करके हम इसको बताते हैं। तो इसमें देखिए एक सिंपल एक्सप्लेनेशन जो जनरली आप लोगों को दिया जाता है, वही मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एस करेक्टर? हालांकि मैं इस चीज को कई बार अपने लेक्चर्स में पहले भी बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज 8, ओके, सो यू विल राइट 1s2, you will write 2s2, राइट, एंड देन यू विल राइट 2p4। ऐसे तो आप लिखेंगे, 8 हो गए टोटल। तो ऐसा मानते हैं कि यहां कहीं पे न्यूक्लियस होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन के सबसे नजदीक क्या है? 1s ऑर्बिटल है। So the simple meaning is that since this 1s electrons are very close to the oxygen, the nuclear charge or the protons present in the nucleus of the oxygen will attract these two electrons more strongly. ठीक है, तो सारी पावर इनकी किस पे कंज्यूम हो रही? इसको खत्म करने में। फाइन। अब इसके बाद क्या होगा कि बाद के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन इसकी ज्यादा पावर इसमें कंज्यूम हो रही, तो फिर इनमें उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा वो न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि ये शील्डिंग कर रहे हैं, ओके, इन इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कर रहे हैं। तो शील्डिंग करेंगे तो इस पे आपका चार्ज कम हो जाएगा। अब इसको अल्टरनेटिवली क्या बोल सकते हैं? अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें तो ये के शेल है, ये आपकी एल शेल है, और ये आपकी एम शेल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी, दिस इज के, दिस इज एल, दिस इज ऑल्सो एल, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों में ही 2 है। n इक्वल्स टू 2 इन केसेस में आ रहा है, ओके। तो डिस्टेंस भी बढ़ता चला जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होता चला जाता है। इसीलिए आप देखते हैं हमेशा क्या होता है कि एस करेक्टर ज्यादा होने का मतलब है कि ये ज्यादा क्लोज न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली पुल करेगा,
इलेक्ट्रॉन्स को। तो सिमिलरली इफ योर स्पेशीज इस पर्टिकुलर एटम और आयन इज हैविंग that higher s character, it simply means that it will attract the electron pair toward itself more strongly, that means it is highly electronegative। तो ये तो फैक्टर्स, इस पे बेस मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 या 3 क्वेश्चंस आपको आगे करवाने वाला हूं विच आर वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, जो डिफिकल्ट तो नहीं है, जिनको समझने में एक्चुअली हमेशा हर जगह मिलते नहीं है, लोग उसको स्किप कर जाते हैं, बट आईआईटी जैम वगैरह में इस तरीके के एग्जांपल्स लगातार पूछे जाते हैं। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स, और इन फैक्टर्स को आप माइंड में रखिएगा, राइट, और इन्हीं पे बेस में क्वेश्चंस भी आपको आगे सॉल्व करवाने वाला हूं। तो इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं पीरियोडिक ट्रेंड्स की, राइट, सो आई एम डिस्कसिंग नाउ द पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में आपको मैं बता दूं, व्हेन यू मूव अक्रॉस द पीरियड, जब पीरियड में आप ऐसे मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बढ़ती चली जाती है, ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे। और व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, जब आप नीचे की तरफ करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज होती चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहां पे बताया है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, और आपको पता है कि जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं द साइज एक्चुअली डिक्रीजेस, व्हेन द साइज डिक्रीजेस ऑब्वियसली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इसीलिए फ्लोरीन जो आपका वहां रखा हुआ है सबसे ज्यादा, इसके लिए हमने वैल्यू ये असाइन भी किया हुआ है। तो ये तो पीरियोडिक ट्रेंड है, और हालांकि देखिए इस पीरियोडिक ट्रेंड में कहीं पे एक्सेप्शंस वगैरह भी मिल सकते हैं और वो एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उन एक्सेप्शंस की बात करूंगा, और एक्सेप्शंस के अलावा मैं एक बात और आपसे करूंगा कि कैसे एप्लीकेशंस इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें, अगला लेक्चर में आप इसको देखेंगे। लेकिन जाने से पहले यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करना चाहूंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक प्रॉब्लम पूछा है, उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। तो वो प्रॉब्लम अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी क्वेरी है, तो मैं इसको बताना चाहूंगा उनकी एक्चुअली है क्या। तो उनका जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो ये है, मान लीजिए ये साइक्लोहेक्सेन है, राइट, तो उस साइक्लोहेक्सेन में ऐसे करके ना ये, तो एक इधर मिथाइल लगा हुआ है ऊपर और एक मिथाइल नीचे लगा हुआ है, ये दोनों एक्सियल है। तो मैंने जो एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, हालांकि मैंने बहुत क्लियर कट एक्सप्लेनेशन उनको दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ये कहा है कि जब मिथाइल ग्रुप एक एक्सियल होता है, राइट, वन एक्सियल मिथाइल ग्रुप गिव्स 2 गॉश ब्यूटेन यूनिट, यही तो बात हो रही थी, 2 गॉश ब्यूटेन यूनिट देनी है, ये उनको मैंने बताया था। अब उनके समझ में नहीं आ रहा है कि गॉश ब्यूटेन यूनिट कैसे ये दे रहा है, तो मैं आपको सिंपल बता दूं। देखिए ब्यूटेन का जो कन्फर्मेशन है, अगर आप स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की बात करें तो वो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऐसे होते हैं, एक मिथाइल ऊपर लगा देते हैं, एक मिथाइल नीचे लगा देते हैं, बाकी के हाइड्रोजन से, तो ये परफेक्टली स्टैगर्ड है, इसको आप ध्यान दें। और इस स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में क्या हो रहा है कि ये जो मिथाइल है और ये जो नीचे वाला मिथाइल है, ये दोनों 180 डिग्री एंगल पे आ रहे हैं। इनका डाइहेड्रल एंगल कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में है, और जब कोई ग्रुप स्ट्रेट लाइन में होते हैं दे विल फॉर्म द बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। तो ये मेरा एंटी है, इसको मैं एंटी बोल रहा हूं। और अगर इस एंटी को मैं बनाना चाहूं, मान लीजिए ये तो न्यूमन प्रोजेक्शन है, अगर मैं इसको 100 हॉर्स में लेना चाहूं तो ये ऐसे होगा, इसको ऐसे ले लेते हैं और इसको ऐसे ले लेते हैं, क्लियर। एक मिथाइल ऊपर लगा देते हैं और एक मिथाइल नीचे। अभी भी देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा, ये नीचे की तरफ जा रहा, तो ये 180 डिग्री के एंगल पे है दोनों, तो ये एंटी है। अब दूसरा जो इसका कन्फर्मर हो सकता है वो क्या हो सकता है, देखिए अगर मैं दूसरी स्टैगर्ड फॉर्म बना दूं इसकी, ऐसे करके एक मिथाइल यहां लगा देते हैं, एक मिथाइल यहां लगा देते हैं, बाकी सारी हाइड्रोजन्स कर देते हैं, ओके। तो जब ये डाइहेड्रल एंगल ये वाला फाई 60 डिग्री होता है तो ये गॉश ब्यूटेन यूनिट होती है, ध्यान दें, इट्स अ गॉश ब्यूटेन यूनिट। So if you want to draw that Gauss butane unit in the staggered in the Sohor's formula, so आगे वाला तो मैंने ऐसे ही रख दिया, देखिए ये है,
मिथाइल ऊपर रख देते हैं, बाकी ये हाइड्रोजन हैं आपके। ओके, अब दूसरे वाले में देखो आप क्या हो रहा है, ये और ये जो है ये एंटी 180 के एंगल पे नहीं है, ये 60 के एंगल पे है। तो 60 के एंगल पे अगर मैंने इनको रखना है तो 60 के एंगल पे रखने का एक ही तरीका हो सकता है कि मैं इसको ऐसे रख दूं और ये वाला, सॉरी, यहां मिथाइल लगा दूं और ये वाला हाइड्रोजन लगा दूं। तो अब जब ये इन पोजीशंस पे थे तब तो 180 डिग्री का बना रहे थे, लेकिन जब ये इन पोजीशंस पे हैं तो ये 180 डिग्री का एंगल ना बना के 60 का बनाते हैं। तो अब ये कैसे गॉस ब्यूटेन यूनिट दे रहा है आपको, मैं यहां पे समझाता हूं। देखिए, ये आपका मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये दोनों कितने पे हैं, दे आर एट 180 डिग्री एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। अब गॉस ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने कार्बन है, देखिए 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। तो यहां पे 4 कार्बन आपने फॉलो करने हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। ठीक हो गया। तो इंट्रैक्शन आपने क्या देखना है, टर्मिनल कार्बन के बीच में देखने हैं, क्योंकि ब्यूटेन अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो पहले और चौथे कार्बन का रिलेशन देखते हैं। ठीक, तो ये पहले और चौथे का रिलेशन देखिए, यहां पे अगर आप इसको CH2 यूनिट मानते हैं और इसको आप CH2 देखें, यहां पे इसको आप मान लीजिए कि ये एक यूनिट बनाएगा पूरा का पूरा, ऐसे करके नीचे ले लेते हैं, ये बन गया। तो क्या यहां पे जो कार्बन है और यहां पे जो कार्बन है इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है, नहीं है। 180 डिग्री के एंगल में तो स्ट्रेट आना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 एक गॉस ब्यूटेन यूनिट बना रहा है। क्लियर है। अब देखिए अगला पोजीशन आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि 2 गॉस ब्यूटेन यूनिट देगा, 1 2 3 4। अब देखिए यहां पे जो CH2 है और यहां पे जो मिथाइल है, क्या ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, नहीं, क्योंकि 180 डिग्री के एंगल में तो इनको ऐसे आना है स्ट्रेट लाइन में, एक एमई ऊपर एक नीचे, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, एक एमई ऊपर चाहे एक एमई ऊपर, आने चाहिए स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो यहां से यहां तक भी क्या है, ये गॉस ब्यूटेन यूनिट है। तो सिर्फ ये वाला मिथाइल दो गॉस ब्यूटेन यूनिट दे रहा है, एक ये वाली और एक ये वाली। सिमिलरली आप इसके लिए देखेंगे तो 1 2 3 4, एक तो ये वाली बना देगा यहां से, दूसरी 1 2 3 4, एक यहां से वाली बना देगा 1 2 3 4 यानी। ठीक है, तो जैसे ये बनाएगा वैसे ही ऊपर वाली भी 2 बनाएगा। तो इस तरीके से गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इस पे जरूर आप ध्यान देंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पॉलिंग स्केल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं आगे। ओके, Okay guys, welcome back to the tetrahedron chemistry classes. So in the last lecture, right, first part of the electronegativity, I have discussed the concept of the electronegativity and the factors affecting of the electronegativity, and at the end actually I explained the periodic trends, right. Periodic trends are here. तो बता दिया था मैंने कि जैसे ही आप अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, डाउन द ग्रुप आपका कम होता है। ठीक है, आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि स्केल्स कैसे होंगे इसके और किस तरीके से बनाए गए हैं। और IIT में आप एंट्रेंस एग्जाम जब भी देते हैं जी वगैरह का, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहते ही हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्केल्स, right, of different scales of the electronegativity, first I want to discuss actually the some electronegativity values। और ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विच यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। अगर आप इसको याद रखेंगे, एक्चुअली ये ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक की प्रॉब्लम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हजार जगह एप्लीकेशन इसके होते हैं। दैट मीन तो आपको कुछ 10-12 एलिमेंट्स को याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि वो याद करने की क्या जरूरत है, सारी की सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 से लेके 4 तक ही होती है। तो एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आप इनका जरूर ले लीजिए। ओके, फिलहाल आई एम गोइंग टू डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड्स। ओके, सो अगर मैं पीरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस करने की बात करता हूं यहाँ पे, सो यू हैव टू कीप इन माइंड से, अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, मान लीजिए ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास सी आई एम हैविंग माई लिथियम हेयर। ओके, और लिथियम के बाद सी लिथियम इज 3, उसके बाद मेरे पास बेरिलियम 4 है। ठीक है, देन आई एम हैविंग माई बोरोन 5, देन कार्बन 6, देन नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड फ्लोरीन 9। एक तो ये यार ध्यान में रख लीजिए आप। ओके, और अगर नीचे आप ग्रुप वाइज आते हैं तो फ्लोरीन के बाद आपका क्लोरीन, राइट, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, ये सबको मालूम है। ऑक्सीजन के बाद आ जाता है आपका सल्फर। ओके, सल्फर से नीचे बहुत ज्यादा जरूरत हमको याद नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक ट्रेंड्स ज्यादा वेरी नहीं करते हैं। ओके, ऐसे ही नाइट्रोजन के बाद आपका फास्फोरस आ जाता है, तो ये फास्फोरस इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं।
देन कार्बन के बाद आपका सिलिकॉन आ जाता है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ओके, एंड कार्बन से बोरोन आप देखें, बोरोन 5 है, बोरोन के बाद आप 8 ऐड कर दीजिए तो एल्यूमिनियम आ जाएगा। फाइन, इसके बाद आपका यू विल हैव योर मैग्नीशियम हेयर, एंड लिथियम के बाद आपका सोडियम, पोटेशियम ना, रुबेडियम, सीजियम। मान लीजिए इस तरीके से ये पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं आपके, सॉरी ये आपका एक पीरियोडिक टेबल का रफ आइडिया मैंने आपको दिया है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप हमेशा याद रखेंगे, देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड्स के लिए जो एलिमेंट्स के लिए दी गई है 4.0 के आसपास इसकी वैल्यू दी है। और याद रखिए दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ डायमेंशन लेस क्वालिटी, इसका कोई यूनिट नहीं हो, क्वांटिटी इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। और पॉलिंग ने जो अपना स्केल आपका डिजाइन किया था इसके लिए, उसमें इसको यूनिट लेस बनाने के लिए ही बहुत सारे कांस्टेंट वगैरह भी ऐड किए थे, हम उनको भी डिस्कस धीरे धीरे करेंगे। तो फ्लोरीन के बाद आप देखें सेकंड नंबर आपका आता है ऑक्सीजन का, तो ये वैल्यू भी आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन का लगभग 3.5 के आसपास होता है। ओके, सो दिस विल गिव द 3.5। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन और क्लोरीन जो है, इन दोनों के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है ये लगभग बराबर होता है, तो 3.5 से इसका 3.0 होता है, और ऐसे ही क्लोरीन का भी 3.0 होता है। देखिए कितना आसान है अगर आप इस तरीके से इसको याद करते हुए चले, ठीक है। इसके बाद आप देखिए किसका हो सकता है, इसके बाद आपका नंबर आता है ब्रोमीन का, एंड ब्रोमीन इज समवेयर अराउंड 2.8, इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, 2.8 होती है। अब इसके बाद आप देखें दो तीन एलिमेंट जो होंगे उन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सी होगी। जैसे कार्बन आ गया, फर्स्ट मेंबर है, इसकी कई होती है 2.5 के आसपास, इसको याद रखेंगे। आयोडीन भी आपका 2.5 ही होता है, और सल्फर भी आपका 2.5 ही होता है, ठीक है भाई, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नाइट्रोजन का 3.0 है, तो नाइट्रोजन से कम होना चाहिए किसका, फास्फोरस का, और वो इससे भी कम होना चाहिए। तो 3.0 और 2.5 के बीच में कोई वैल्यू अगर आप लेंगे तो रफ आइडिया जरूर आएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 2.1 के आसपास होती है, ठीक है। अगर इसकी 2.1 है तो फिर और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी वैल्यू 2.1 के आसपास हो। देन यू कैन टेक योर हाइड्रोजन एज एग्जांपल, मान लीजिए मैं ऊपर हाइड्रोजन लिख देता हूं, सो इट इज 2.1, तो हाइड्रोजन के लिए भी ये वैल्यू आपकी 2.1 ही होती है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए भी 2.1 ये वैल्यू आ गई। ओके, तो इस तरीके से ये वैल्यूज याद कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप और भी कोई वैसे तो इतनी मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, लेकिन अगर फिर भी आप आइडिया लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, सिलिकॉन का फिर 1.8 के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का फिर इससे थोड़ा कम होना चाहिए क्योंकि ऐसे बढ़ते हैं, तो एल्यूमिनियम का 1.5 के आसपास रहता है। तो अगर फिर इसका है तो बोरोन का अगर आप देखेंगे तो बोरोन के लिए भी वैल्यू लगभग 2.1 2.2 के आसपास रहती है, इतना देखेंगे। बट इतना याद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई जरूरी नहीं है। बेरिलियम का भी 1.5 होता है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। और मैग्नीशियम का फिर क्या हो, इससे कम होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए, तो 1.2 होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही आप देखेंगे इधर लिथियम है, तो लिथियम के लिए वैल्यू काफी कम 1.0 के आसपास, सोडियम की 0.9 के आसपास, ऐसे चलते रहेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि सीजियम की सबसे कम होती है 0.7 के आसपास, ये याद रखेंगे। तो अगर बहुत ज्यादा आप याद नहीं भी रखना चाहते हैं तो एक हेलोजेंस का याद रख लीजिए, दो ये याद रख लीजिए, नाइट्रोजन फास्फोरस ये याद रख लीजिए, बाकी की मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरत आपको है नहीं। तो यहां से अगर आप पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉलोड बाय द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद आपका आ गया नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन और क्लोरीन का दोनों बराबर नजर आ रहा है। इसके बाद आपकी वैल्यू ब्रोमीन की आ जाएगी अगर आप यहां से देखें, और ब्रोमीन के बाद आप देखें फिर सब दो तीन लोगों की एक सी होगी, जैसे 2.5 2.5 और 2.5 कार्बन की और सल्फर की और आयोडीन की बराबर है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं CSI, तो ये काफी इजी भी है, देखे याद करना। CSI नेट का एग्जाम आप देते हैं तो CSI याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे है, तो इन तीनों की लगभग बराबर रहेगी, राइट। इसके बाद आप फास्फोरस रख दीजिए 2.1 पे, और फास्फोरस के बाद आप हाइड्रोजन रख दीजिए। हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आप जरूर याद रखें ना, क्योंकि हाइड्रोजन का वैल्यू जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपका यूज भी होता है। तो ये तो लगभग पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात आपसे हो गई। इसके बाद अगर आप देखें कि कुछ एक्सेप्शंस भी होने चाहिए, तो एक्सेप्शंस मैं आपको बता देता हूं। व्हाट आई हैव सेड एक्चुअली डाउन द ग्रुप, व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, तो जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है, यही तो मैंने कहा था। नाउ इफ यू गो फॉर द ट्रांजिशन सीरीज, लाइक आपके पास जिंक है, जिंक के बाद कैडमियम है, कैडमियम के बाद मरकरी है,
तो ये तो आपका 3D सीरीज का है और कैडमियम आपका 4D सीरीज का है, ये आपका 5D सीरीज का है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए डाउन द ग्रुप जब आप नीचे की तरफ को आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मरकरी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है कैडमियम से, फॉलोड बाय द जिंक। सो दिस इज द एक्चुअली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड। See, mercury is having the highest electronegativity when compared to the cadmium and zinc, right? Zinc has the minimum. तो ऐसा क्यों हुआ आपको पता है, मैंने बताया है, पहले भी मैं आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। योर 5D ऑर्बिटल्स एक्चुअली आर मोर डिफ्यूज्ड, तो इनका बहुत बढ़िया शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन पावर नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है मरकरी का, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, इसीलिए इसका ज्यादा है, राइट। 4D का साइज जो है 3D से थोड़ा ज्यादा है लेकिन 5D से कम है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 5D से कम लेकिन 3D से ज्यादा होता है, तो ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये एक्सेप्शन जरूर आप याद रखेंगे पीरियोडिक टेबल में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा देखिए एक आध चीज और देख सकते हैं एक्सेप्शंस में ही, अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए मेरे पास है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल मेरे पास है। तो इसमें याद रखिए कि जैसे मैंने बताया कि सल्फर के बाद आप याद मत करिएगा, सॉरी वेर सिलिकॉन के बाद आप बहुत ज्यादा याद मत करिएगा, ठीक है। सल्फर नहीं, सिलिकॉन के बाद आप याद मत करिएगा, क्योंकि सिलिकॉन से नीचे आने तक जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, जिसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। तो ये आपका नीचे ये एक्सेप्शन है कि क्यों ऐसे तरीके से होता है। उसके पीछे भी रीजन क्या है कि यहाँ पे फिर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, ठीक है। और उस डी ऑर्बिटल के साथ साथ आप देखें नीचे की तरफ आने से और भी बहुत सारी यूनिट पेयर इफेक्ट वगैरह ये सब प्रॉपर्टीज आती हैं, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल चेंज होता नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन में आता है। एंड वन मोर एक्सेप्शन विच आई कैन रिमेम्बर, ओके यस, हाँ एक ये भी आप ले सकते हैं, जैसे ये बोरोन वाला आपका है ना, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आपका होता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, एल्यूमिनियम के बाद आपका गैलियम जो होता है। तो इस केसेस में भी आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। एल्यूमिनियम डाउन द ग्रुप वैसे मैंने क्या बताया, कम होती है, बट आप देखेंगे गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं, पेनिट्रेशन पावर डी ऑर्बिटल का डिफ्यूज होने की वजह से बहुत अच्छा नहीं होता, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होता चला जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर गैलियम से नीचे की तरफ आएंगे फिर उतना ज्यादा अप्रिशिएबल चेंज आपको नजर नहीं आएगा। So these are the one or two important exceptions which you have to always keep in mind, क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बन सकता है, ओके। So guys, now what we can see how we can measure the electronegativity. So different scientists actually have contributed immensely in the calculation of electronegativity, and the most important scale which was developed by the scientist, Pauling, right? So Pauling's scale is always used to measure the electronegativity of any element, right? So first of all, you see the most important one is our Pauling's scale or Pauling's electronegativity, right? Pauling's scale, which is, it is the best one and the most important one. And second one is also, say this is Mulliken's scale, not so very popular, but nonetheless it is also the important one. Third, very less popular, which is known as Allred Rorschach scale, okay. And last one is your Sanderson's scale. Sanderson's scale. So you have these four scales, right? And out of this the Pauling's scale is very very important. And how Pauling made this scale, this is very very interesting and very very important to note, right? Say for example, what Pauling actually, see Pauling designed that scale based on the electronegativity of the molecules, right? So what he did actually, right, if I'm talking about that, the first one for the Pauling's scale, right, and for Pauling's scale the electronegativity would be shown by the chi p, right? Chi, see it is looking like the x, but it is not x, it is the sign of the chi or chi, it's a Greek letter, and p stands for the Pauling, right? So if, whenever I'm talking about this
Pauling's electronegativity, so I'll write the chi p. So what was the concept used by the Pauling? See, he took a molecule of A2, right? And then he took the molecule of B2, and then he formed that particular molecule, that is AB, right? So this was his concept actually. So what he did actually, he used the bond dissociation energy of A2 molecule. So I can write EA2, where EA2 is what? Say this is AA, this is the molecule, so this is the bond. There is some bond dissociation energy, right? That is EA2. And similarly, he took the bond dissociation energy of B2, and then he took the bond dissociation energy of AB, right? So what he did actually, he measured the difference between the bond dissociation energies, right? And that difference actually will give you the difference in the electronegativity. So Paulings didn't calculate the exact value of this electronegativity, but actually he measured the difference, right? So how I can write the expression for this one? Say this is my chi A or chi A, whatever, and this is chi B, and we'll take the difference of these two. Of course, this chi A is the electronegativity of your anion, negatively charged anion, okay, and chi B is the electronegativity of the cation. This is something very, very important to note that, right? And the expression he gave this particular expression, under root of bond dissociation energy of AB minus, he took the difference of the bond dissociation energy of these two. So how he can took the difference? Bond dissociation energy of E2, so average, not difference. He took the actually average of this one, very sorry, and then he wrote EB2 and divided by 2. So this is the way actually he did. So this is actually the Pauling scale. Clear? And very important to note that when Pauling actually measured this, so the electronegativity of the the bond dissociation energy he measured actually, he measured those bond dissociation energy in electron volt. Then what will happen? There would be the electron volt. The unit of electron volt would be there. This is something very, very important to note that. Okay. So in order, see, since electronegativity is not having any unit, so to make that expression unitless, what he did, he actually multiplied that expression with that square root of under root V. See, if it is, if you can see here, square root of EV is there. So how I can write this one? EAB minus EA2 plus EB2 divided by 2 and under root of EV. Okay, so this under root of EV is already there. So what I can do, I can very easily say divide that expression with square root of electron volt, so that I can have the value which would be the unitless. This is something very, very important. Okay, EB2 by 2. So this is the concept used by the Pauling, right? तो इसमें ध्यान से दें कि पॉलिंग ने क्या किया कि इनकी बॉन्ड, दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ली और इनका एवरेज निकाला, और इस एवरेज को इन्होंने ए और बी से यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका स्क्वायर रूट इन्होंने लिया. ओके, एंड देन यू कैन सी since the bond dissociation energy is measured in the electron volt, सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर भी था, तो इसकी यूनिट आप लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ईवी आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पे ये यूनिटलेस, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ईवी से, तो ये ईवी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये फैक्टर यहाँ पे रखा जाता है. सो दिस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली सी, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसको मेजर करना है, देन यू कैन मेजर दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन द डिफरेंट वैल्यूज. हाउ? So first very important one, I am writing here chi A minus chi B. Okay, that would be equals to 0.208 square root of that whole expression
bond dissociation of energy AB, bond dissociation energy of AB, bond dissociation energy of A2, bond dissociation energy of B2 divided by say 2. So this is the factor, and if you want to know how this factor is coming here, so you can explain this thing very easily, right? So how you can explain this thing very easily, say for example, uh, this point electron volt. See, first of all, you can see here 1 electron volt per atom. If you see this relation, that is equals to 23.06 kilocalorie per mole, right? This is just like that. And what you can do, you can take the square root of that electron volt value here, which is 23.06, and then you can write EAB minus EA2 plus EB2 divided by 2. So this is how you can do. So if you take the see, this is square root of 23.06, so square root of 3.06, that will give you 4.80, and then you can write 1 divided by 4.80, and that will give you 0.208, right? So this is how you can calculate. So that will give you this particular expression, and when you do this particular one, then this difference would come into kilocalorie per mole. Okay, and then what you can do, if you want to convert that that value into actually kilojoule, in kilojoule, then your expression would be just like that, chi A minus chi B, okay, that is equals to 0.102, and this whole expression. Okay, so I'm not writing that expression again and again, so this would come here, right? So this is 0.102. How this 0.102 is coming actually? So I'm telling you 1 electron volt per atom, okay, that is equals to 96.49 kilojoule per mole, right? This expression you can remember. And again, if you do the same thing, if you do 1 upon under root of 96.49, this will give you 0.102. This is how you can do it, right? Say this is this one, 1 divided by square root of 96.49, and that will give you 0.101 or 0.108, so you can write it as 0.102. Now see, this is very simple. ये तो हर किताबों में दिया है किस तरीके से है, but if you want to know, see, there is a very important thing here, and the important thing is that whatever you are measuring here, it is in actually, you can see electron volt per atom, and here you are taking the per mole. That means the concept of Avogadro number is also there. So again, here in that case, you can see it is per electron volt per atom, and you are taking here as electron volt per mole. So if you want to know how actually the things are going on here, so it's very simple. See guys, you can see here 1 electron volt actually equals to 1.602 into 10 is the power minus 19 joule. Okay, this is the expression. And you know, say this is the point number 1. If you see the point number 2, 1 mole of atoms equals to 6.023 into 10 is the power 23 atoms. Okay, now what you can do very easily, if you want to calculate 1 electron volt per atom, then that will simply give you 1.602 into 10 is the power minus 19, that is joule, right, into that Avogadro number 6.023 into 10 is the power 23
atoms, right? So atoms and atom would cancel, and if you multiply all these things, then you will find it is 1.602 into 6.023, okay, and into 10 is the power 4 joules. So you will have this factor, right? And if you multiply these things, right? So how, what I can do? So this is how I can explain. That is 1.602 multiplied by 6.023, and that is giving you 9.648. If you multiply that value with 10 is the power 4, right? And that will give you this much of joule, 96488 joules, right? And if you divide this value by 1000, okay, that will give you 96.48 kilojoule, okay. So that's why actually I have done this thing where I have put it that value, where to get the value here, 96, 1 electron volt per atom is equals to 96.49. So this is how I actually introduce that particular term. Similarly, you can do for this particular, you can do for this value also. So this is how you can determine the Pauling scale, okay. So this is the difference. Now the big problem is that the whatever the scale Pauling has designed, actually he choose a standard actually atom whose electronegativity is fixed by him, ओके. तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, उन्होंने इसके लिए हाइड्रोजन को सेलेक्ट किया और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ली उन्होंने 2.0 सेलेक्ट करी, ओके. और फिर इस हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड लेके फिर डिफरेंस निकाल के बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन्होंने कैलकुलेट करी. सो इस हिसाब से पॉलिंग ने इसको यूज किया, ओके. नाउ इफ यू वांट टू मूव लिटिल फर्दर, सो आई विल यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला अगेन, right? So now what Pauling did, right? Pauling did say he took the difference of the electronegativities of the atom A and atom B, and he gave the formula 0.208 square root of under root, sorry, delta AB, where your delta AB is ionic resonance energy, okay. So if you don't know what is the ionic resonance energy, I have made a lecture on the resonance where I have explained how ionic actually how the contribution of the different canonical forms occurs in the resonance theory. So in that particular lecture I have explained that the ionic resonance structure, okay. तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, okay. That delta AB is just like that, and this delta AB is nothing but it is your delta AB is what? It is your, say, bond dissociation energy of AB minus bond dissociation energy of A2 plus bond dissociation energy of B2 divided by 2, right? If you can put that factor here, okay. So this is how you can solve the numerical based on this. So this is the Pauling scale, and now I'll move to the second scale, that is the Mulliken's scale, which is important but not so very important. और इसके बाद वाले लेक्चर में मैं कहीं आपसे इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स की भी बात करूंगा, ओके. सो माय नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्केल इज द Mulliken's scale. I can write it as Mulliken's scale, okay. And whenever I am dealing with the Mulliken's electronegativity, so I'll write the chi m, where m stands for the Mulliken. तो Mulliken ने कुछ नहीं किया, उन्होंने आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज ले लिया, ओके. सो Mulliken's electronegativity is just like that, ionization potential or ionization energy plus electron affinity, right? I have made a lecture on the ionization potential. I'll give you the link in the description, okay. Divided by 2, and this is again in electron volt per atom, okay. This was just like that. Now if you want to know the relation between the Mulliken's electronegativity and your Pauling's electronegativity, so how you can do that? It's very simple.
Pauling's electronegativity is equals to the Mulliken's electronegativity divided by 2.8. This is the relation. Okay, so if you put that expression from here to here, तो आपको मिल जाएगा ionization potential plus electron affinity divided by 2 into 2.8, and this would be your formula. Okay, so you can write ionization potential plus electron affinity, and this is 5.6. But very important to note that this would be again in the electron volt per atom. तो अगर आप फिर से इसको चेंज करना चाहेंगे किसी दूसरी यूनिट में, तो आपने उन्हीं फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मान लीजिए किलो कैलोरी में करना है, इसमें आपका किलो जूल में करना है. किलो कैलोरी के लिए तो आपको पता है फैक्टर 23.06 का मैंने पीछे दिया था आपका, और किलो जूल के लिए 96.49 का फैक्टर मैंने आपको दिया था, या 96 का दिया था. ठीक है, वो फैक्टर आप यहाँ देख सकते हैं. व्हाट I gave this 96.49 and 23.06. So you can again this value you can convert into this one, ionization potential plus electron affinity divided by 5.6, okay, into 2.306. Okay, and if you multiply this value, which is 5.6 multiply 2.306, that will give you 12.91. okay, so you can write it as IP plus EA divided by 12.91. so this is the relation between the Mulliken's electronegativity and your Pauling's electronegativity, and of course this would be in the kilocalorie per mole. Kilocalorie per mole. So if you want to convert this into actually your, say, IP plus EA divided by 5.6 and 96.49 I can write. So if you multiply that 96.49 with that 5.6, that will give you 540. okay, so this will give you IP plus EA divided by 540, and that would be kilojoule in kilojoule per mole. Right, so this is how you can give the different types of the expression. और IIT JEE के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और बहुत सी जगह पे ये कैलकुलेशन आपके काम आता है. फाइन, अब हम तीसरे स्केल की तरफ. देखिए अभी मैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं लास्ट वाला लेक्चर जो कि मैं एप्लीकेशंस के बाद बनाऊंगा, वहां पे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करूंगा. ठीक है, नाउ यू कैन सी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट बट समटाइम्स इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं. एलरेड रोशो स्केल. तो ये दो साइंटिस्ट थे, एलरेड और रोशो, एंड दे कंट्रीब्यूट एक्चुअली in the calculation of your electronegativity, though it is very less common. So it is Chai AR, where A stands for the Eldred, R stands for the Roche or Rocco, and that is equals to 0.744 plus 0.3590 multiplied by effective nuclear charge divided by radius of that covalently bonded molecule, किसी एक एटम का मिल जाएगा, and this is taken in the angstrom and the whole square. तो ये Eldred Roche का है. And see this actually what this Eldred and Roche did, they determined this electronegativity. See what he did, say they determined this electronegativity is determined by the electric field at the surface of an atom. See, he took the atom just like that, you can see here, and at the surface of the atom he applied the electric field. And you know, whenever you do the calculation with the electric field, so what will happen in the electric field? In the center, nucleus would be there and outermost electron would be there. That there would be the electrostatic attraction, which would be purely Coulombic attraction, right? So due to this Coulombic attraction, he can use the Coulombic potential at the surface of that atom. आपको ये पता होना चाहिए. एल्ड्रेड रोशो ने क्या किया कि जो एटम है, एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, राइट, जो कूलाम्बिक अट्रैक्शन होता है, इसको उन्होंने कहा कूलाम्बिक पोटेंशियल. और ये जो सरफेस होती है एटम की,
इस सरफेस की एटम पे जो कोलम्बिक पोटेंशियल होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ओके, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो फिर रेडियस का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से आप इस बेस पे इन्होंने इसको लिया, और हालांकि डिटेल में इसकी बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, आप इनका रिसर्च पेपर गूगल कर सकते हैं और कहीं से अरेंज करके वो पेपर पढ़ सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए एलरेड स्केल में। और ये जो आर स्क्वायर होगा आपका, वो आर स्क्वायर एक्चुअली में कोवलेंट जो रेडियाई होगी उसका स्क्वायर होगा। तो ये पैरामीटर अगर आपके पास है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट क्लास एक्चुअली से इन द लास्ट class of electronegativity, which would be the fourth one, I'll solve the numerical based on this also. Okay, so these are the scales, and the last one a very very less popular scale, और बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात भी कहीं पर नहीं होती है, and that scale is Sanderson's scale. Sanderson's scale. Okay, and that scale you can write the electronegativity chi s equals to average electron density of an atom, and this should be divided by electron density of isoelectronic inert gas. आइसोइलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस। ओके, और अगर इसका रिलेशन अगर पॉलिंग्स के साथ आप देखना चाहते हैं तो पॉलिंग के साथ जो इसका रिलेशन आता है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय हियर सैंडरसन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चार स्केल रेगुलरली यूज होते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने देखा किस तरीके से ये चार स्केल आपके काम करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं एप्लीकेशंस की इनकी बात करूंगा, और एप्लीकेशंस के बाद आई विल सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे, and see if you like the lecture, like the explanation, subscribe the tetrahedron chemistry classes and do share with your friends also, and don't forget to hit the bell icon for the latest notification. Thank you very much. Hello friends, welcome back to the tetrahedron chemistry classes. So guys, in the third lecture of electronegativity series, right, I am going to discuss the various applications of the electronegativity. So this lecture is going to be very very important for you, because I'll discuss some of the very important and say very distinct or the different types of the applications of the electronegativity, which are otherwise very difficult to find in the textbooks, right? Say you may find in the textbook, but you have to search a lot for them. ओके, तो बेसिक जो एप्लीकेशन है, आई स्टार्ट फ्रॉम दैट बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंड्स and applications of the electronegativity. For example, first application, I can decide the metallic character as well as the non-metallic character. So how I can write non-metallic character. तो किसी भी periodic table के element का non-metallic character मेरे को बताना है। ओके, so that should be directly proportional to the electronegativity. Okay, what is the meaning of that? The element which is having the highest electronegativity, right, it will have the highest non-metallic character. Okay, और periodic trend you all know, जब आप ऐसे move करते हैं across the period तो क्या बढ़ता चलता है, electronegativity increase होती है। Okay, it increases, that means non-metallic character इधर की तरफ को बढ़ता जाता है। तो from here फ्लोरीन इज एक्चुअली योर मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट। अच्छा, एक क्लास में मैंने आपसे ये भी कहा था कि नियन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, बट जनरली आप देखें, जनरली स्पीकिंग जो आपके नोबल गैसेस हैं, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंसीडर्ड एट जीरो। वाई जीरो? क्यों जीरो कंसिडर किया जाता है? बिकॉज इनर्ट और द नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ द कंपाउंड एक्सेप्ट योर जेनन, राइट? जेनन बनाता है, ठीक है, अब क्रिप्टन के भी बन रहे हैं। ओके, सो जनरली इसको जीरो लिया जाता है, right? So if higher the value of the electronegativity, higher would be the your non-metallic character. This is very very important. Okay, और इसका उल्टा अगर कर लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो मेटालिक करेक्टर आता चला जाता है। तो आपको मालूम है कि एक्सट्रीम लेफ्ट में पीरियोडिक टेबल में आपके एल्केली मेटल्स और एल्केली
एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम है तो वो मेटालिक होते हैं। तो एक्सट्रीम राइट साइड आपके पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स रहेंगे और एक्सट्रीम लेफ्ट में आपके मेटल रहेंगे। दिस इज वन वे, ओके। एंड सेकंड द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज द पोलैरिटी ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, which is very very important. Polarity of covalent bond, and that polarity of the covalent molecule is directly proportional, right, between the difference of the electronegativity of the atoms. दो atoms जो कि आपके जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाल लीजिए। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा पोलरिटी होगी, ओके। एंड रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर दिस पोलरिटी डिफरेंस इज वेरी वेरी हाई, सो इट विल हैव द इंक्रीज्ड आयनिक करेक्टर। तो आपके मॉलिक्यूल में कौन सा करेक्टर बढ़ जाएगा? इंक्रीज्ड आयनिक करेक्टर। एज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ओके, कि जैसे जैसे आपका पोलरिटी बढ़ती है तो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, विच इंक्रीजेस द आयनिक करेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। सो how we can determine or decide the ionic character? For this, guys, you can see your Hannay-Smith equation. Okay, this is your Hannay-Smith equation, and this equation is readily used to calculate the polarity of the bond or the ionic character of the bond. More simply, you can say the ionic character of the bond. So what is your Hannay-Smith equation? It is nothing but it is the percentage ionic character, okay, and that percentage ionic character would be equals to 16. भाई कैसे derive हुआ ये हैने स्मिथ अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, जरूरी भी नहीं है। and that would be multiply with the difference in the electronegativities of the two atoms which are attached to the covalent bond plus 3.5, and again if you take the square of the differences of the electronegativity of the two atoms, that will give you the percentage ionic character, ओके। तो इस केस में आप देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसमें नज़र आती है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द डिफरेंट एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग द एच यही तो है, राइट। एंड आपको इसमें आयनिक करेक्टर आपका देखना है कि कितना हो रहा है। सो इन केसेस में आप देखें जो फ्लोरीन है एक्चुअली में, ओके, तो फ्लोरीन के केस में 4.0 होता है, हाइड्रोजन का 2.0 और 2.1 कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर। अब अगर इनके बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे, दैट डिफरेंस वुड बी 1.9, ओके। तो 4.0 को डिफरेंस निकाल दीजिए 2.1 से ना, तो 1.9 ही आएगा। सो दिस वुड गिव यू 1.9, ओके। एंड इफ यू पुट दैट वैल्यू हियर, see your percentage ionic character, percentage ionic character, so that would be equals to 16 into 1.9 plus 3.5 into 1.9 square, okay. So if you multiply these two, 16 into 1.9, so that will give you 16 into 1.9, that will give you 30.4, okay, 30.4, plus if you take the square of this one, 1.9 into 1.9, okay, and if you multiply that value with the 3.5, that will give you 12.635. so if you add 30.4 to this one, this will give you 43.035। तो इतना परसेंट आयनिक करेक्टर इसके पास नजर आता है, ओके। अब ऐसे ही मान लीजिए किसी दूसरे को कंपेयर करते हैं, चलिए कि एक सिंपलेस्ट कोई लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एच आई, इंटेंशनली मैं एच आई ले रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप याद करिए, मैंने आपको लेक्चर्स में इससे पहले बताया है, हाइड्रोजन यू कैन टेक एज 2.1 और 2.0, इसका तो 2.8 होता है अगर आपको याद हो तो, नॉट 2.8, इसका 2.5, 2.8 तो ब्रोमीन का होता है, ओके। सो इफ यू टेक द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट डिफरेंस वुड बी 0.4, okay. And if you calculate the percentage ionic character for this one, that will give you 16 into 0.4 plus 3.5 into
0.4 square. So this will give you 6.4. Okay, and this will give you 3.5 into 1.6. So if you multiply 6.4 plus, or what you can do, you can 3.5 multiply 1.6, that value 5.6, and if you add that value with 6.4, that will give you 12. तो इसके पास कितना है, 12% है ionic character. Okay, now higher the difference between the electronegativity, higher would be the actually ionic character, and this bond would be very very strong. Okay, so now if you want to compare the acidity of HF and HI, so which one would you think would be the more acidic? Okay, obviously ज़्यादा acidic कौन सा होगा, जो बहुत आसानी से H positive liberate कर देगा, और आसानी से H positive वो liberate करेगा जिसके बीच में bond weak होगा, and you can see it is having only the 12% of the your ionic character, so it is weaker. So your HI is the most acidic in the in the series of HF, HCl, HBr, HI. So if you want to actually compare the acidity, so you will write your HI would be the most acidic, followed by your HBr, and followed by your HCl, and least acidic your HF. Okay, so this is the decreasing order of acidity. Okay, decreasing order of acidity, decreasing acidity. Okay, और इसका उल्टा कर दीजिए तो इंक्रीजिंग पोलैरिटी हो जाएगा. ओके, सो इफ यू राइट इन दैट मैनर, दैट इज HF, that would be the highest, followed by the HCl, then you are having your HBr, and then your HI. Okay, तो इस केस में आप क्या देखेंगे, ये decreasing order of, or you can say the decreasing decreasing polarity. Okay, this is how you can explain. So decreasing spelling, right? So this is one of the very important application, right? So guys, my next application is the nature of the hydroxides. Okay, nature of, sorry, it is out of the scale, hydroxides. Okay, this is something very very important. Okay, so the name of the expert is the Gallus, and what Gallus predicted, right? He predicted that whenever, say, you have a certain kind of hydroxide, so I can write AOH, you can replace this A with any metal or the non-metal. Okay, if you replace that A with the sodium, then you will have your sodium hydroxide. Okay, and if you replace your A with, say, chlorine, so you will have the ClOH. So these two are the hydroxide, and you have to decide whether they are acidic or basic. So one simple trick is that when you see your oxygen is bonded with the metal, then your solution would be basic. Okay, because it will liberate OH negative ion, and whenever your oxygen is attached with the non-metal, then obviously it is acidic. Okay, because it will liberate the H positive ion. What Gallus predicted that whenever you have this kind of situation, and if your element A, which is present in the hydroxide, right, if this element A is having, say, electronegativity, right, if A is having the electronegativity more than 1.7, okay, then your solution would be basic. Sorry, not basic, acidic. Okay, and when your element A is having the electronegativity less than or equal to 1.7, so in equal to it would be amphoteric, it less than 1.7 it would be your basic. This is the prediction of your Gallus. Okay, so now according to the Gallus, if you see the electronegativity of your sodium, so I already told you in my earlier classes, सोडियम का करीब 0.9 के आसपास होता है. So that 0.9 is actually what?
less than this 1.7, so that's why it is basic in nature, which I have written here. Okay, and in case of the chlorine, right, chlorine ka electronegativity I have already told you, it is how much, if you remember, कितना होता है इसका 3.0, इतना ही तो होता है, right? So this 3.0 is greater than 1.7, so it is acidic in nature. This is the prediction of the Gallus. Okay, so this is how you can check the your say hydroxide nature, whether it would be acidic, it would be basic, or it would be something else. Okay, so this is again very important. Then I can go for the next application, nature of the hydroxides. Sorry, nature of the oxides. Hydroxides I have done. Important है, इसमें भी आप ध्यान रखेंगे. So again, the observations were just like that. If XO minus XA, or not X, actually it is the chai, बार बार मैं इसको X बना दे रहा हूँ, but it is chai. If it is greater than or equal to 2.3 in case of the oxides, right, then your oxide would be basic. Okay, this you have to keep in mind. ये जेई वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन. But if that value, the difference is less than 2.3, तब आपके सॉल्यूशन जो हैं वो एम्फोटेरिक से बेसिक नेचर की तरफ मूव करते हुए नजर आते हैं. Oh, not basic. So I have written basic here, I have written basic here, and it should be acidic, not basic. Acidic. Okay, so I'll explain with the help of the examples also. This is something very very important. Okay, so what example I can take? Say for example, I'm having my oxides. एक सोडियम का ले लेते हैं, से NO2O. सोडियम के बाद सोडियम 11 के बाद मैग्नीशियम 12 MgO. Then you are having aluminium oxide. Then you are having say SiO2. Then you can have your phosphorus pentoxide, then sulfur trioxide, and then say chlorine. इस तरीके से आप हाइड्रोक्साइड्स ले लीजिए. ओके, नाउ यू कैन टेक द डिफरेंस. डिफरेंस किसका? इनके और इनके बीच का कुछ डिफरेंस वगैरह लेते हैं यहाँ पर. ओके, तो सोडियम के केस में ये डिफरेंस लगभग 2.6 के आसपास का है. And in case of your magnesium oxide, that difference XO minus XA. Okay, so where A is the anion, okay, negatively charged, and O is the cation. Actually you can write C also, कुछ भी लिखा जा सकता है. And in case of this one it is 2.1, in case of this it is 1.3, it is 1.5, it is 1.1, and it is 0.5. Okay, and when this happens, then you can very easily predict nature क्या होने वाला है. Strong base. So I'm writing SB for the strong base, right, because it is way above that 2.3. Okay, but it is 2.3. Okay, so it is again the base. Now this value is 2.1, less than of this one, so it is amphoteric. Amphoteric means it will act as an acid and it can also act as a base. Then here comes, it would be your weak acid, right? It is your acidic, it is your strong acidic, and this is the strongest acid. So if the difference between the electronegativities of the cation and anions are given, then you can also predict such things. Okay, so this is how you can do the things, right? And see, there is a question in the G Advance. And what was the question? If I remember exactly, so what is the difference? Okay, calculate delta. Calculate delta. Delta is the difference in the electronegativities of the two atoms if percentage ionic character is 19.5. ऐसा है. ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको. ये फॉर्मूला दिया हुआ है. आयनिक करेक्टर का वैल्यू यहाँ रख दीजिए
16 यहाँ है, 3.5 यहाँ है. Then you can very easily make a quadratic equation of this one. If you solve that quadratic equation, you will get your answer. Okay. So how you can write? Say percentage ionic character 19.5. फॉर्मूला भी देखा आपने लास्ट पेज में. That would be equals to 16 था वहाँ पे, प्लस और ये था 3.5 डेल्टा स्क्वायर. ऐसे ही तो था. अब इसको इधर ले आइए, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद आपको ये सॉल्व होते हुए मिल जाएगा कि कितना इसमें डिफरेंस आना चाहिए. और द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसको आप अगर इसको इधर ले जाते हैं तो दिस विल गिव यू 16 ऑफ डेल्टा. ओके. ऐसे कैसे भी लिख लें, इट इज 3.5 ऑफ डेल्टा स्क्वायर माइनस 19.5 इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक लगाइए, सॉल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा. So this is another very important application of the electronegativity, right? So I have discussed lots of these kinds of the problems. अब इसके बाद मैं कुछ एक आध स्पेशल प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करूंगा, इनको आप ध्यान में रखेंगे हमेशा. In one of my earlier classes of the electronegativity, I explained the concept of the percentage as character. That percentage as character is very very important in deciding the acidic and the basic nature of the different species. तो वो different species क्या है उनके लिए देख सकते हैं. तो वे important applications हैं, इनको आप ध्यान में रखें. For example, I am having my this particular compound. Nitrogen, 3-methyl substituted on the nitrogen. Okay. And I am dissolving this into the water and I am getting a mixture, say for example. So obviously I'll have this one plus OH negative. Okay. ये हो सकता है. अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ ना. ये एलिफेटिक अमीन है, से मैं pyridine ले लेता हूँ यहाँ पे. You know the formula of the pyridine, nitrogen would be here along with the lone pair, and I do the same reaction, say. Okay. So I'll have the pyridinium ion. So this is N, and say this is H, this is positive over there, and of course your hydroxide ion, pyridinium ion. And then again what I can do, I can take my methyl cyanide. Okay. And I dissolve that methyl cyanide into the water, and what will happen, there would be no reaction. ऐसे देख सकते हैं. Okay. अब ध्यान दें, this is sp3 kind of hybridization. In that case carbon is sp3 hybridized, and whenever the carbon is sp3 hybridized, the percentage S character would be 25%. This I already told you. Here carbon is sp2 hybridized, or say your nitrogen. Okay. So when it is sp2 hybridized, here nitrogen is sp3, nitrogen is sp2 in that case. So whenever this nitrogen is sp2 hybridized, then it will have the percentage S character of roughly 33%, more correctly 33.33%. And this is triple bond. There would be the triple bond between the methyl cyanide. So nitrogen is here sp hybridized, so it will have the 50% S character. मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रांगली न्यूक्लियस होल्ड करके रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होने का मतलब क्या है कि बेसिक नहीं होगा. यू नो द व्हाट इज द लुईस नेचर ऑफ द बेसिस? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स. Okay, since in that case S character is very very low, so it can very easily donate its electron pair to the water, and it gets protonated very easily, and hydroxide will liberate. So it is the strongest base. Since it is having the increased S character, ज़्यादा S character है, so these electrons are not very readily available for the protonation. So it is less basic. And since it is sp hybridized 50% S character है, तो इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रिलीज ही नहीं होगा, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा एक उसमें, तो ये लीस्ट बेसिक है. दिस इज योर लीस्ट बेसिक, and this value actually reflects in their pKb values also. If you take the pKb value of this will give you 4.2, and this will give you the pKb value equals to 8.8. Remember,
higher the pKa value or pKb value, so higher the pKb value, lower is the basic nature, okay, or higher the pKa value, lower is the acidic nature. So कभी इसमें बात करेंगे एसिड बेस पे बात करें. So this is a very very important application in which by which you can decide the electronegativity. And a very special kind of example which I am taking, शायद मेरे हिसाब से हुई में ये दिया हुआ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई हुई, वहां से आप देख सकते हैं. See, I'm having my molecule biphenyline. Biphenyline. So my biphenyline is just like that. Okay, this one, and you can see here in that manner. Okay, this is my biphenyline. Now this biphenyline is having hydrogen here. All the way they are having the hydrogens. सब जगह है. Okay. Now the reactivity of these hydrogens actually. So what is actually observed? These two hydrogens which are present at the ortho and the para position. चाहे यहाँ की ले ले, चाहे यहाँ की ले ले, चाहे ये दो, कोई भी दो ले ले, ठीक है. ये ज्यादा एसिडिक होती हैं. They are more acidic. ओके भाई, नीचे लेंगे तब भी बात एक ही होती है. अब वो ज्यादा एसिडिक क्यों आ रही है इस केस में, क्या कह सकते हैं आप, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट. whenever this sp2 hybridization takes place, so this will actually use what, your maximum p character to overlap, क्योंकि ये स्ट्रेन रिंग होता है. ये रिंग कैसा है, स्ट्रेन रिंग है, और स्ट्रेन रिंग होने की वजह से क्या करता है कि इसमें बहुत ज्यादा p ऑर्बिटल ओवरलैप करना पड़ता है whenever it is having the higher p character in the ring. So here in this particular carbon it is having higher s character, तो यहाँ पे s character बहुत ज्यादा हो जाता है. So when it is having the higher s character at this position as well as this position, that means this carbon would be slightly negatively charged. क्योंकि s character का मतलब क्या होता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा तो नेगेटिव हो जाएगा. ऑटोमेटिकली दिस हाइड्रोजन वुड बिकम पॉजिटिव. सो व्हेन दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज, दैट मीन दे कैन रिमूव एज एसिडिक. तो ये हाइड्रोजन आपकी ज्यादा एसिडिक नजर आती है. सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट whenever you see the position 1 and 2, whether this one or this one, they actually undergoes very easily undergoes the reaction and liberate H positive. Removal of H as H positive is very very easy. Why? Because increased you can see here in that position increased S character, because P character overlap के लिए जरूरी है कि ये बने स्ट्रेन की वजह से, तो उसके लिए आपका P कैरेक्टर ज्यादा यूज होता है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिवली S कैरेक्टर आ जाता है. S कैरेक्टर आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा. दिस इज द कंसेप्ट. ओके, एंड से if you can move further for such type of the example, I don't know whether the molecule is actually there or not. What I can do, I can write in that manner. ऐसे लिख देते, नो प्रॉब्लम. अब की बार यहाँ नाइट्रोजन लगा देते हैं. Nitrogen are having the lone pair here in that case. So what do you think? These nitrogen would be basic or not? Lone pair would be readily available or not? No, it will not be readily available. अगर एसिडिक ज्यादा है तो ऑब्वियसली बेसिक कम होना चाहिए इस पोजीशन पे. Why? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि इसके पास S करेक्टर ज्यादा है, इसके पास भी S करेक्टर ज्यादा है. What is the meaning of the higher S character? Right? The meaning of the higher S character is that these electrons are not very readily available. So these electrons cannot be donated very easily. So it is less basic in nature. Okay. So this is how you can explain the various things in your chemistry by using that by using this electronegativity concept. तो देखिए एप्लीकेशंस तो इसके हजारों हैं, बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल थिंग्स एक्चुअली. तो बुक से प्रैक्टिस देखिए, कोई नया एग्जाम्पल मिलता है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन comment in the comment section. I'll try to, or rather I will be happy to reply actually. Okay, so this is something very very important. So guys, this is all about your electronegativity, right? So in the last lecture I'll discuss some of the numerical based on the Pauling scale, Mulliken's scale and Eldred-Rorschach scale. So timing, right? I am signing out, and before signing out
I'm requesting you, please subscribe the Tetrahedron Chemistry classes. Do share with your friends. Don't forget to hit the bell icon for the latest notification. Thank you. Thank you very much.